नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी, जो रिवीजन का एक सेशन हमने शुरू किया है। इस रिवीजन का जो है पार्ट 2 आज हम लेकर के आए हैं। आज इस पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं विश्व की नदियां और जल संसाधन। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बात करना चाहते हैं आपसे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले शुरू करते हैं विश्व की प्रमुख नदियां। ठीक है, विश्व की प्रमुख नदियां। इसमें हम विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछी जाती हैं, एग्जाम में आते हैं इसके क्वेश्चन, उन सभी नदियों के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे प्रसिद्ध नदी, जिसे हम नील नदी के नाम से जानते हैं। नील नदी। इस नदी को अगर हम देखें तो ये इसकी जो लंबाई है 6690 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, अगर इसको हम फीचर्स के बारे में इसके बात करें, नील नदी के बारे में, तो जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी के श्रेणी में आती है। विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये कहां बहती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में इसका फ्लोइंग है, या कह सकते हैं कि वहां पे ये प्रवाहित हो, अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम बात करें इसके उद्गम स्थल की, इसके उद्गम स्थल की बारे में बात करें तो ध्यान दीजिए, नील नदी कहीं से नहीं निकलती। जिस प्रकार गंगा हम कहते हैं कि उसका कोई एक फिक्स सोर्स नहीं है, उद्गम स्थल नहीं है, उसी तरह से नील नदी का कोई फिक्स सोर्स नहीं है। एक्चुअली ये होता क्या है, जैसे देखिए, एक है यहां पे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है क्या? श्वेत नदी। सॉरी, श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी, इस नदी का नाम होता है श्वेत नील नदी। और एक दूसरा झील होता है ताना झील। एक दूसरी झील है ताना झील। ये कहां है? ये इथोपिया में है। यहां से एक नदी निकलती है और इसका नाम है नीली नील। नीली नील। और ये दोनों नदी जो है आगे जाकर के एक साथ ये जुड़ जाती हैं, यानी मिल जाती है और एक नदी का निर्माण करती हैं। और ये मिलती कहां है? सूडान की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, ये सूडान की राजधानी सूडान की राजधानी जो खार्तन है, सूडान की राजधानी खार्तन, खार्तन में ये नदी मिलती हैं और यहां से ये शुरू होती है। किस नाम से? नील नदी के नाम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नील नदी का कोई पर्टिकुलर उद्गम स्थल नहीं है। इसका जो उद्गम है ये विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है, और ताना झील इथोपिया से नीली नील निकलती है, और ये जाकर के सूडान की राजधानी खार्तन में मिलती हैं। ये दोनों नदियां मिलती हैं, श्वेत नील नदी और नीली नील नदी। और इसके बाद जो एक नदी, नई नदी का नाम दिया जाता है क्या? नील नदी। ठीक है, इसके बारे में और हम थोड़े फीचर के बारे में बात कर लेते हैं कि नील नदी के बारे में और क्या प्रसिद्ध है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रसिद्ध है या बार बार पूछे जाते हैं। तो दूसरी चीज हमें यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा। ठीक है, अगर हम इसी और चीज इसके बारे में और देखें तो जो युगांडा की राजधानी है, युगांडा की राजधानी
युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। ठीक है। और एक दूसरी मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, युगांडा की राजधानी कंपाला और मिस्र की राजधानी काहिरा, ये दोनों जो शहर हैं या जो दोनों राजधानियां हैं, ये नील नदी के किनारे हैं। बार बार पूछा जाता है युगांडा की राजधानी किस नदी के किनारे है या मिस्र की राजधानी किस नदी के किनारे है, तो ध्यान दीजिएगा ये नील नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे। ये दूसरी नदी कौन सी होगी? कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी के बारे में हम बात, ठीक है। कांगो या जायरे नदी के बारे में देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध इसका जो फीचर है ये क्या है? ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है, यानी 2 बार क्रॉस करती है। जिस प्रकार हमने बात किया था, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? भारत में एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, तो आप उसे देखें और इसका जवाब मुझे यहाँ पे चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि विषुवत रेखा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है भारत में। उसी प्रकार से ये कांगो या जो जायरे नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, क्रॉस करती है। अगर हम तीसरी नदी के बारे में देखें तो तीसरी नदी क्या है? अमेजन नदी। अमेजन नदी। आइए अमेजन नदी के बारे में देखते हैं। अगर हम अमेजन नदी के बारे में बात करें तो ये जो है अमेजन नदी, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। और ये जो है अमेजन नदी, ये साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये बहती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये बहती है। ठीक है, फिर अगर इसके बारे में हम बात करें, जैसे हमने कहा था कि गंगा जो है, भारत में गंगा जो नदी है वो 2525 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे कि जल के मायने में, जल के अगर सापेक्ष देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को माना गया है, क्योंकि वो एक साल में बहुत ज्यादा जल जो है उसमें प्रवाहित होता है। ठीक उसी प्रकार अमेजन नदी जो है, अगर ऐसे देखें लंबाई के मामले में तो ये तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर हम इसे देखें जल के मामले में, यानी जल के मायने में अगर देखें तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ये जल के अगर क्षेत्र में, जल के सापेक्ष देखें, ठीक है, तो ये जल के सापेक्ष जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में आती है। अगर इसके बारे में बात करें कि ये जो नदी है अमेजन नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, हम नीचे ही आ जाते हैं। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका उद्गम स्थल है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत से निकलकर, एंडीज पर्वत से ये निकलती है और यहां से ये पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होती है। पेरू और ब्राजील में बहती है या प्रवाहित होती है। ठीक है, का जो बहाव है, जो फ्लो है, ये इन देशों से होकर के जाता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें
अगर हम इस ब्राजील के बारे में बात करें, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ब्राजील जो है ये ब्राजील जो है ये विषुवत रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है। और विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी जो तापमान है, वो क्या है, ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा पे होने के कारण ब्राजील अगर विषुवत रेखा पे यहाँ पे है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा होती है, जिसके कारण ब्राजील में जो है सघन वन पाए जाते हैं, यानी सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और थोड़ी सी बात करें, सघन वन पाए जाने के कारण, ठीक है, ब्राजील को जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के मामले में ये मैक्सिमम यहां पे बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहां पे पाई जाती है सघन वन होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, ब्राजील विषुवत रेखा पर है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर अधिक होता है, उसके कारण ही यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ के जो वन हैं वो सघन पाए जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है मैक्सिमम है। या ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है, ब्राजील है। ठीक है, नेक्स्ट नदी के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे ये है कैरोनी नदी, कैरोनी नदी। कैरोनी नदी के बारे में बात करते हैं तो ये वेनेजुएला, वेनेजुएला यानी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बहती है। ठीक है, फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो ये वेनेजुएला है, इसी कैरोनी नदी पे सबसे प्रसिद्ध जो क्वेश्चन आता है बार बार, कैरोनी नदी पर ही एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। ठीक है, ये प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजिल जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है, तो कैरोनी नदी पे है। ध्यान दीजिएगा, और ये कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में है। एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला में है। अगर हम इसके बारे में बात करें, एंजिल जलप्रपात के बारे में, तो ये विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो ये है 980 किलोमीटर, सॉरी 980 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 980 मीटर है। ठीक है, ये हो गई कैरोनी नदी। कैरोनी नदी पे कौन है, तो एंजिल जलप्रपात है, और एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 980 किलोमीटर है। हम बात करेंगे अगली नदी के बारे में, ये होगी हमारी मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी, इसके बारे में हम बात करते हैं। मिसिसिपी नदी जो है ये यूएस से यानी अमेरिका में बहती है, अमेरिका में फ्लो करती है। ठीक है, दूसरी चीज, मिसिसिपी का जो एक दूसरा फीचर है, ये नॉर्थ अमेरिका की यानी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नदी के बारे में देखते हैं। ये है कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी।
इसके बारे में जान लेते हैं। कोलोराडो नदी क्या है? तो ये भी यूएसए यानी अमेरिका में बहती है। अमेरिका में बहती है, ठीक है। दूसरी चीज, कोलोराडो नदी जो इसका एक फीचर खास है, ये विश्व की सबसे बड़ी सबसे बड़ी कैनियम बनाती है, ठीक है। केनियम बनाती है, सबसे बड़ी केनियम बनाती है। अब ये जान लेते हैं ये केनियम क्या टर्म है, ठीक है। केनियम वह टर्म है जब कोई नदी, ध्यान दीजिएगा, जब कोई नदी किसी पठार को काट कर गड्ढा बना देती है, ठीक है। हमने बात किया था एक लास्ट वीडियो में हिंदी क्या नाम है, भारत के लिए, भारत के सापेक्ष में, कि एक नदी जो है गार्ज बनाती है। तो गार्ज का क्या मतलब था वहां पे? तो नदी जो पर्वत को काट कर गड्ढा बना देती है उसे गार्ज कहते हैं। और यहाँ पे है कैनियम, ठीक है, एक टर्म है यहाँ पे कैनियम, जो कैनियम का मतलब है कि किसी पठार को काटकर, यानी पठार का मतलब क्या हुआ? पत्थर वाला पहाड़ हो गया, है ना। तो पठार को काट करके जब गड्ढा बनाती है तो उसे कैनियम कहा जाता है, और पर्वत को काट करके जब गड्ढा बनाती है तो उसे गार्ज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, जो है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में हम बात करेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सेंट लॉरेंस बार बार पूछा जाता है। ये सेंट लॉरेंस नदी जो है यूएसए व कनाडा की सीमा बनाती है, यानी जो इसका बॉर्डर है यूएसए और कनाडा की, ये सीमा बनाती है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी जो है यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अगले नदी के बारे में। देखिए, हम उतने ही बात कर रहे हैं यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और जिस क्वेश्चन को, यानी जिस चीज को या जिस पॉइंट को बार बार रिपीटेड कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। हम बात करेंगे 8वीं नदी, यांगत्से नदी। यांगत्से नदी, ठीक है, ये जो है चाइना में बहती है, ठीक है, चीन में बहती है। दूसरी चीज, इसकी एक फीचर क्यों जान लेते हैं कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। फिर अगर हम नेक्स्ट नदी के बारे में बात करें तो ये है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी, इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो है यूरोप में प्रवाहित होती है, यूरोप में प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर इसके बारे में, डेन्यूब के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, इसके फीचर्स के बारे में। ये कहां से निकलती है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट झील से निकलती है, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, इसका उद्गम है, इसका उद्गम जो है ब्लैक फॉरेस्ट है। दूसरी चीज, ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये है जर्मनी में, ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और डेन्यूब की सबसे खास चीज बार बार पूछा जाता है, ये 10 देशों से, ये डेन्यूब नदी जो है 10 देशों से होकर गुजरती है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मैक्सिमम देशों से होकर के गुजरती है, तो कौन सी नदी है?
डेन्यूब नदी, ध्यान दीजिएगा, 10 देशों से होकर गुजरती है। और ये इससे ज्यादा, यानी कि ये कह सकते हैं विश्व में सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी जो है विश्व में सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, डेन्यूब नदी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, एक नदी और है, बोल्गा नदी। ये है बोल्गा नदी, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पे बोल्गा नदी कहां बहती है, तो ये रूस में बहती है। ठीक है, रूस में ये बहती है। दूसरी चीज, बोल्गा नदी के खास फीचर के बारे में बात करें तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इस तरह से जो हम मेन मेन नदियों को उठाए थे, हमने ये बात किया था कि विश्व की जो मेन नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार ये जो 10 नदियां हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट, वाटर रिसोर्सेस यानी जल संसाधन के बारे में। ठीक है, जल संसाधन, हम बात करेंगे यहां पे जल संसाधन के बारे में। कुछ हम सभी जानते हैं, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके में बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर जल संसाधन की बात आई है तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी जो डेट है वो क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जल के बारे में। अगर हम कहें जल जो है, अगर हम जैसे अगर ध्यान दिया जाए तो पृथ्वी पर 71% जल है। ठीक है, और 29% स्थल है। ये तो सबको पता होगा जनरली, 71% जल है और 29% क्या है? पृथ्वी पर स्थल है, यानी लैंड है। ठीक है, अब इसमें से, इस 71% में से अगर हम देखें तो 97% वाटर क्या है? खारा है, यानी पीने लायक नहीं है। और बचा कितना? तो नहीं, 97 नहीं है, ये है 97.5%। ये क्या है? खारा पानी है। और बचा कितना? 2.5%। तो 2.5% जो है ये पीने लायक पानी है, या ये कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, ठीक है, ये क्या है? साल्टी है, खारा है, और ये क्या है? 2.5% फ्रेश वाटर। अब देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है, इसके बारे में तो हम अब बात ही ना करें, ये समुद्र और सागरों में है, जो हमारे लायक है नहीं। ये सिर्फ जो ये 2.5% है, इसको हम मान लें कि ये हमारे पास 100%। ठीक है, इस 2.5% वाटर में से जो 70% पानी है, ध्यान दीजिएगा, जो 70% पानी है वो हिमनद के फॉर्म में है, यानी ग्लेशियर के रूप में। ठीक है, ये ग्लेशियर जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, और ये बर्फ कहाँ है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये हिमनद जमा हुआ, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर ये जमा हुआ। ठीक है, अब बचा कितना? 30% पानी। तो ये जो 30% पानी है, ये हमारी नदियों में है, तालाबों में है, ठीक है, झीलों में है,
नदी, तालाबों और झीलों में ये पानी है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे, ये क्या है 30%, ठीक। यानी अब 30% पानी में से अगर हम कहें ये उपयोग के लिए उपलब्ध है, ठीक है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। हमने बात किया था कि 70% जो है ये क्या है, हिमनद है, बर्फ है, ग्लेशियर है। और 30% क्या है, 30% पानी जो है ये नदियों में है, नदियों, तालाबों और झीलों में है, ठीक है। और झील में ये पानी है और ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर के रूप में हमें प्राप्त। इन 30% से अब देखिएगा, इस 30% में से जो भारत के पास है, यानी भारत के क्षेत्र में जो पानी आता है वो कितना है, भारत को जो प्राप्त होता है वो सिर्फ 4%। इस 30% में से जो भारत को प्राप्त होता है वो सिर्फ 4% प्राप्त होता है। अगर ये देखा जाए कि नहीं 200 देश हैं, अगर मान लीजिए 200 देश हैं और उसमें से 4% जो पानी भारत को मिलता है, जैसे ये तो है काफी, जैसे लग रहा है कि नहीं भारत एक देश को सिर्फ 4% मिल रहा है, 200 देश हैं, काफी है। लेकिन अगर हम कहें भारत की जनसंख्या के आधार पर, जो भारत की पॉपुलेशन है, जो भारत की जनसंख्या है, इसके अगर हम बात करें तो ये क्या है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर ये पानी क्या है, कम है, ठीक है। ये पानी कम है। अगर आबादी देखें, क्षेत्रफल देखें, तो इसके आधार पे ये 4% जो वाटर है जो भारत के क्षेत्र में आता है, ये क्या है, पानी कम है, फिर भी चल रहा है। अब आगे देखिए, इसमें अगर हम बात करें यहां पे कि भारत के जो जल संसाधन है, ये तो हो गया पानी का बंटवारा कहां कहां कैसे कैसे है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, पर्टिकुलर रूप से, कि भारत का जो, भारत के में जो जल संसाधन है, भारत में जल संसाधनों का उपयोग कैसे होता है या किस प्रकार इसका बंटवारा है, जल संसाधनों का उपयोग देख लेते हैं, कहां कहां इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो भारत में ये जो 4% है उसको अगर हम 100% मान लें तो उसमें से 78% जो पानी है ये कृषि के लिए यूज हो जाता है, यानी सिंचाई के लिए, कृषि कार्य के लिए यूज हो, ठीक है। फिर उसमें से जो 13% वाटर है, ये पानी जो है विद्युत उत्पादन के लिए हम यूज कर लेते हैं, भारतवासी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम सिर्फ 6% पानी को देखें, उसके बाद 6% पानी, तो ये घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध है। घरेलू उपयोग यानी खाना बनाना, कपड़े धोना, है ना, पानी पीना, ये सारी चीजें हम 6% में करते हैं। आइए आगे देखते हैं। 6% के बाद अगर हम ये देखें तो ये बचा कितना, सिर्फ अब बचा 3%, जो किसके लिए यूज होता है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, यानी उद्योग कल कारखानों के लिए यूज होता है। ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे भारत में। यानी जो अगर हम सिर्फ 4% को 100% मान करके चलते हैं तो इसमें से 78% पानी जो है कृषि कार्य के लिए यूज होता है, 13% पानी जो है विद्युत उत्पादन होता है इससे, और 6% पानी से हम घरेलू उपयोग करते हैं, अपने घर का काम करते हैं, या पीते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। और ये 3% जो पानी है बचा हुआ, ये हम इंडस्ट्रीज या उद्योग के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के जो जल संसाधन है क्या क्या है। भारत में जल संसाधन क्या, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहां कहां हम कितना यूज करते हैं। तो हम देखते हैं जल संसाधन क्या है भारत में, जल संसाधन, ठीक है।
इसके बारे में बात करें तो हम जल संसाधन को दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, दो भाग कौन सा? तो एक होता है धरातलीय, धरातलीय यानी सरफेस वाटर, धरातलीय पानी, जल संसाधन या धरातलीय पानी। ठीक है, और दूसरा होता है क्या? भूमिगत जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन। ठीक है, ये दो पार्ट में हमने बांट लिया। ये सतह के ऊपर जो हमें सापेक्ष डायरेक्टली हमें दिखता है, जैसे नदियां हो गई। अगर धरातलीय की बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा भाई? तो नदियां, ठीक है, दूसरा कौन? झीलें, तालाब, ये सब क्या हो गए? धरातलीय संसाधन। ठीक है, ये सभी जो है धरातलीय संसाधन है, यानी सरफेस वाटर है। अगर हम भूमिगत जल की बात करें तो सीधी सीधी बात है, जो अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो गया? भूमिगत जल संसाधन। दूसरी चीज अब इसमें देखेंगे, सबसे बड़ी चीज, कि जो हम भूमिगत जल का प्रयोग है ये मोस्टली कहां कर पाते हैं? तो ये हम कर पाते हैं भूमिगत जल संसाधन का प्रयोग मैदानी भागों, मैदानी क्षेत्रों में जो है हम भूमिगत जल संसाधन का उपयोग कर पाते हैं। जैसे में अगर हम बात करें, या ये हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत का जो मैदान है यही मैदानी क्षेत्र कहलाता है, जहां मिट्टी क्या है? नरम है, जिसमें हम बोरिंग करके या कुएं या क्या बोलते हैं उसको, नलकूप वगैरह करके हम क्या करते हैं? पानी को जमीन से निकालते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भाग, यहां पे हम इन भागों में हम क्या कर पाते हैं? भूमिगत जल संसाधन का उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें गोंडवाना क्षेत्रों में, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत जिसको हम कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में यानी जो गोंडवाना का क्षेत्र है, गोंडवाना भारत जिसको कहते हैं, या गोंडवाना का जो क्षेत्र है, यहां क्या है? मिट्टी सॉलिड है, ठोस है ना? तो यहां हम भूमिगत जल संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते। यहां हम क्या करते हैं? तो वर्षा के पानी को सीधे रूप से कृषि कार्य में यूज करते हैं, वर्षा के जल को प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। ठीक है, या अगर वर्षा नहीं हो रही है तो इसी वर्षा के ही जल को लोग क्या कर लेते हैं? तालाबों में, तलैयों में या इस तरह के इकट्ठा कर लेते हैं। वर्षा के जल को इकट्ठा करके बाद में प्रयोग में लाया जाता है, बाद में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहां तो हम क्या करते हैं भाई? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, या जो मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, है ना, बिहार, ये जो उत्तराखंड, ये दिल्ली, ये जो जितने क्षेत्र हैं, ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं या मैदानी भाग कहलाते हैं। इनमें हम भूमिगत जल संसाधन का उपयोग तो कर लेते हैं, कुएं लगा करके या ट्यूबवेल, क्या बोलते हैं, समरसेबल यूज करके, या इस तरह के कुएं बना करके, तो इस तरह से हम प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत जो है, जो दक्षिण भारत है, जो गोंडवाना का क्षेत्र है, यहां पे हम कृषि के लिए वर्षा के जल को डायरेक्ट प्रयोग में लाते हैं, या वर्षा के जल को इकट्ठा करके बाद में प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तीसरा पॉइंट, जो तटीय क्षेत्र है हमारा, जैसे समुद्र के जो किनारे का क्षेत्र है, यहां भी हम भूमिगत जल को क्या है? यूज कर पाते हैं, क्योंकि वहां की जो तटीय क्षेत्रों की जो मिट्टियां हैं वो भी नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। यहां भी हम भूमिगत जल संसाधन को, भूमिगत जल को उपयोग कर लेते हैं, भूमिगत जल का उपयोग हम यहां पे भी कर पाते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत में सिंचाई के साधन क्या क्या है। सिंचाई के साधन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले या अभी भी जैसे है नलकूप,
नलकूप से पानी निकाल लेते हैं। तो ये चीज अभी बात किया कि नलकूप कहाँ संभव हो सकता है, तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। कुआं कहाँ संभव हो सकता है, तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है। और सबसे ज्यादा नलकूप का प्रयोग होता है कितना परसेंट, 45% पानी का जो प्रयोग है वो नलकूप या कुआं से किया जाता है। ठीक है। और इसमें भी नलकूप और कुआं का जो सबसे ज्यादा प्रयोग है किस स्टेट में होता है, वो होता है यूपी में। ठीक है। अगर हम बात करें वहीं पे तो 26% जो पानी है या जो सिंचाई है ये हम नहरों से करते हैं। ठीक है, नहरों से सिंचाई करते हैं। अगर हम वहीं बात करें तो 6% जो पानी है या सिंचाई है वो हम कहां से करते हैं, तालाब से करते हैं। और तालाब में कौन सा पानी होता है, तो जो नदियों का पानी इकट्ठा किया गया होता है वो होता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा तालाब का पानी यूज करने वाला स्टेट यानी तालाबों से सिंचाई करने वाला स्टेट जो है वो क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो सिंचाई है, जो कृषि है, वो ज्यादातर तालाब से होती है। इसके बाद ये तो पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे क्या है, तमिलनाडु। तालाब से सिंचाई करने का जो सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है तालाब से, वो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश में होती है और दूसरे तमिलनाडु में होती है। ठीक है, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश में और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्थल कितना है। अगर हम कहें स्थल, जमीन जो है, भारत के स्थल को हम कहें, मानते हैं कि ये 100% है। सपोज दैट मानिए, आइए नेक्स्ट स्लाइड में ही चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। अगर हम कहें कि ये 100% स्थल है, ठीक है, जो लैंड है, ठीक है, तो लैंड अगर 100% है तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि जो दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन यानी जो जिसमें जुताई होती है, यानी खेती करने के लिए लोग कार्य करते हैं। और दूसरा वैसा जमीन जिसपे रोड, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, है ना, हमारे घर बने हुए हैं और तमाम तरह के इंडस्ट्रीज बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की जमीनें हैं हमारे पास, जिसपे एक तो है जमीन ऐसी है जिसपे जुताई होती है, जो कुछ ऐसी जमीनें भी हैं जो जिसपे रोड, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसी हैं जहां जुताई होती ही नहीं है। तो जो जुताई होती है उसमें सिर्फ उसमें जो 46% पानी है या जो सिंचाई है, ये कह सकते हैं कि जितनी भी कल्टीवेशन होती है, जितनी भी जुताई होती है भारत में, उसमें से सिर्फ 46% जमीन पर क्या है, सिंचाई की सुविधा है। सिंचाई की सुविधा, ठीक है, 46% जमीन पर क्या है, सिंचाई की सुविधा है। और इसमें से जो 54% जुताई वाली जमीन है, जो खेती करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, यहां सिंचाई नहीं हो पाती। यहां क्या होता है, ये खेती जो है सिर्फ वर्षा पर निर्भर करती है। ये जो 54% खेती है ये वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी 46% पे तो नहर से पानी पहुंचा दिया जाता है, ट्यूबवेल से पानी पहुंचा दिया जाता है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं उससे पानी पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो 54% जुताई वाला क्षेत्र है जहां खेती होती है, वो कैसे होती है, सिर्फ वर्षा पर निर्भर होती है, वर्षा के जल पे निर्भर होती है। अगर थोड़े से और हम इसके बारे में बात करें, अगर हम बात करें यहां पे सबसे ज्यादा जो सिंचित राज्य है, यानी जहां पे सिंचाई होती है, सिंचित राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है सिंचाई किया जाता है, यानी सिंचित की। ठीक है, अगर प्रतिशत के आधार पे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये तो क्षेत्रफल हो गया कि नहीं, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां है, उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा राज्य भी है, ज्यादा जगह है, तो सिंचाई जाहिर सी बात है होते हैं, सारे संसाधन अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा सिंचित राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, अगर प्रतिशत के आधार पे देखा जाए।
प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए, आधार पर जो सर्वाधिक सिंचित राज्य है, सिंचित राज्य वो कौन सा है भाई? वो है पंजाब। क्योंकि अगर पंजाब छोटा राज्य है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि नहीं जितनी जमीन है उसके पास उसमें से सिंचित कितना पार्ट है, अगर प्रतिशत के आधार पर कैलकुलेट किया जाए तो सबसे ज्यादा सिंचित राज्य जो है वो पंजाब है। अगर सिर्फ क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिंचित राज्य जो है वो कौन सा है? पंजाब है। अगर इसी के क्रम में हम बात करें कि सबसे कम सिंचित राज्य यानी सबसे कम असिंचित या कह सकते हैं, या सबसे कम सिंचित क्षेत्र कह सकते हैं, सबसे कम जो सिंचित क्षेत्र है या जो राज्य है वो किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो जमीनें हैं सबसे कम सिंचित। ठीक है, तो इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने बात कर लिया विश्व की प्रमुख नदियां, हमने बात की विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, और हमने बात किया जल संसाधन के बारे में। ठीक है, जल संसाधन के बारे में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।